हम इस बात पे रखते हैं। इसमें अब चीजें आती हैं कि क्या क्या चीजें इसमें प्रोवाइड होती हैं, क्या सेफ गार्ड देता है, कैसे इसको अरेस्ट को कैसे रोकता है, डिटेंशन के अगेंस्ट कैसे जाता है, अरेस्ट के अगेंस्ट कैसे हमें प्रोटेक्शन करता है, हमें उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। यही हमें कंप्लीट यहाँ से इंफॉर्मेशन हमें चीज़ों को देगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आएंगी, देखेंगे। नंबर 1 इज यहाँ से फर्स्ट इज दैट इज प्रोवाइड सेफ गार्ड फॉर अरेस्ट इंडिविजुअल्स इंश्योरिंग। तो इसमें हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है? प्रोवाइड्स safeguard for arrest इंडिविजुअल। ध्यान समझना, मैं इसको और भी अगर वो होगा तो मैं और भी डिटेल में बताता चलूंगा। इंडिविजुअल्स, देखो ये क्या है, इंडिविजुअल जब आप अकेले फंसे हो, आपके पास कोई आपको किसी तरीके से अरेस्ट करने आ रहा है, तो उसमें आपको आर्टिकल 21 किस टाइप से आपकी हेल्प करता है इससे बचने के लिए, अरेस्ट से बचने के लिए आप क्या जवाब दे सकते हो, क्या चीजें हैं, क्या इन्फॉर्म्ड ग्राउंड होता है, क्या चीजें आपकी होती हैं, किस बेस पर आप उसे पुलिस से जो आपको अरेस्ट करने आ रही है कॉप, उससे कैसे आप बात करेंगे कि भाई कैसे आपके पास यू हैव अ राइट टू अरेस्ट मी और समथिंग एल्स। सो वो बताएगा कि नहीं हम ये कर सकते हैं। तो बट उस टाइम पे इफ यू नो अबाउट आर्टिकल 22 देन यू कैन रिप्लाई कि नहीं मेरे पास राइट है। फर्स्ट आप देखेंगे बड़ी बड़ी फिल्मों में जब कोई बड़ी जगह से होता है, बड़ी कंपनी से होता है, कोई पैसा वाला होता है, वो क्या कहता है? मेरा वकील बात करेगा, हाथ नहीं लगाना पहले। क्यों नहीं हाथ लगाना? बिकॉज आई नो माई राइट्स, I know about Article 22. I know. So that's why the पुलिस वहां पर उस टाइम पे, ठीक है मैं वारंट लेकर आऊंगा तब आऊंगा, तो वो कहते हैं हाँ जाके वारंट लेके आओ फिर देखना। तब तक वकील से बात करके, वकील से बात, वो पकड़ के ले भी गई और उसको अपने उसमें लॉकअप में बैठा लेती, तो फिर भी क्या होता है कि पहले वकील आएगा फिर मैं आपसे बात करूंगा, हु यू आर, व्हाई, आई विल आंसर टू यू। So first call to my lawyer and then I will reply. First I will talk to my lawyer. तो उसका ये होता है कि पहले मैं इससे बात करना, ये चीज करनी, then I will proceed. So वो चीजें होती यहां पर। नंबर 1 इज कि ये क्या क्या चीजें अरेस्ट इसमें इंश्योरिंग के लिए क्या क्या चीजें। नंबर 1 इन्फॉर्म्ड ग्राउंड फॉर अरेस्ट, इन्फॉर्म्ड ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट। ठीक है, अरेस्ट के लिए हमें इन्फॉर्म्ड ग्राउंड हमें पता होना चाहिए, किस बेस पर आप हमें गिरफ्तार कर रहे हो। अगर वो पता चल जाएगा तो वैसे में मालूम जाए किस बेस पे, ऐसे नहीं उठा सकते हो। नंबर 2 राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, हमें जरूरत, हमें इसका राइट है कि लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट है हमारे पास, मतलब लॉयर या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, ध्यान समझना, इसका भी राइट है हमारे पास, ये राइट है। नंबर 3 जुडिशियल रिव्यू विद इन 24 आवर, अगर उससे ऊपर जाएगा तो आपको छोड़ना पड़ेगा। जुडिशियल रिव्यू इट मींस मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, जो भी होगा आपके वहां का कोर्ट, उसमें आपको लेके जाना पड़ेगा, उससे चीजें कंफर्म करानी पड़ेगी आप किस बेस पर। तो जुडिशियल रिव्यू विद इन 24 आवर्स। ठीक है। नंबर 2 ये तो हो गया आपका अरेस्ट के। नंबर 2 हमारा क्या है? डिटेंशन की बात करें तो यहां डिटेंशन कर लेते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशंस क्या होते हैं? डिटेंशंस प्रोविजंस अलाउ स्टेट टू डिटेन इंडिविजुअल टू प्रिवेंट फ्यूचर क्राइम। हाँ ये जरूर है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ध्यान समझना, प्रोविजंस अलाउज द स्टेट टू डिटेन इंडिविजुअल टू प्रिवेंट फ्यूचर क्राइम। सिंपल सी मतलब है, यहां डिटेंशन की बात, प्रिवेंटिव डिटेंशन लिया जाता है इसमें। उसके लिए आप आर्टिकल 22 को दोष नहीं दे सकते, सर अब भी आप बता रहे हो कि अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, डिटेंशन के अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करता है, अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, लेकिन यहां डिटेंशन क्या बात कर, लेकिन प्रोटेक्टिव डिटेंशन, ध्यान से, प्रिवेंटिव डिटेंशन ध्यान समझना। अगर किसी स्टेट को, किसी पुलिस को कुछ ऐसा है कि ये पर्सन क्राइम करने वाला है, संदिग्ध जिसे बोलते हैं संदिग्ध अवस्था में है, ये उस बंदे पर संदिग्ध है, उस बंदे पर हमें है लगता है कि ये आगे क्राइम कर सकता है, कुछ उस क्राइम्स ना करने पाए, उससे बचा लिया जाए, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और ये होता है कि 2 दिन में ये क्राइम, अगर 2 दिन ये टल जाए तो ये क्राइम नहीं होगा, ऐसा चीज, उस तरीके से भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है।
या आपके ऊपर कोई खतरा है तो भी आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, कि 2 दिन के लिए अरेस्ट हो जाएगा, फिर ये खतरा खत्म हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, इसको भी हम इसमें पॉइंट में रख सकते हैं, ये भी हम पॉइंट में रख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी नहीं है। सो इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन, आप इसको पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो इसमें, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ध्यान से समझना, प्रिवेंटिव डिटेंशन लिखने का थोड़ा सा रखना। इसमें प्रोविजन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोविजन, क्या प्रोविजन है बेटा इसमें? प्रोविजन ये है कि अलाउ करता है किसको? स्टेट को बेटा। किस तरीके से स्टेट को? स्टेट टू डिटेन, लेकिन कब डिटेन करे ये? टू प्रिवेंट, डिटेन इंडिविजुअल टू प्रिवेंट फ्यूचर क्राइम, मतलब भविष्य में क्राइम करने से बचाने के लिए उसको डिटेन किया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर क्राइम बचाने से, ऐसा नहीं जबरदस्ती वाला नहीं, कि क्राइम भी नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे उठा के ले गए, ऐसे उसे मारपीट शुरू कर दी, वो वाला नहीं सिस्टम इसमें चाहिए। इसमें डिटेंशन की बात है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात चर्चा इसमें चल रही है। नेक्स्ट है इसी में थर्ड पॉइंट आर्टिकल 22 में, दैट इज फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट अरेस्ट के अगेंस्ट, डिटेंशन के अगेंस्ट, थर्ड दैट इज, थर्ड क्या है? थर्ड इज एडवाइजरी बोर्ड। थर्ड क्या है बेटा? एडवाइजरी बोर्ड, ध्यान से समझना, एडवाइजरी बोर्ड्स। एडवाइजरी बोर्ड्स यानी स्टेट में, किसी भी स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं, तो हाई कोर्ट के जजेस के साथ एडवाइजरी बोर्ड बनाए जाते हैं, विद हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट के जजेस के साथ ये हमारा बनाया जाता है, किस लिए? रिव्यू कर रही है डिटेंशन को लेकर, डिटेंशन के रिव्यू के लिए ये एडवाइजरी बोर्ड बनाया जा रहा है, ठीक है, उस स्टेट के हाई कोर्ट के साथ, कि अगर किसी को उठा लिया फ्यूचर क्राइम में किसी तरीके से, तो कम से कम उसका रिव्यू तो हो कि भाई ऐसे जबरदस्ती में उठा लिया था, जबरदस्ती में उसे पनिशमेंट दे दी है, कुछ भी किया, तो उसका पहले आप प्रूफ लेकर आओ। 3 महीने में पुलिस को वो बताना पड़ेगा, 3 महीने के अंदर रिव्यू बैठेगा, वो बताना पड़ेगा कि हाँ ये राइट था, ये रॉन्ग था, उसे बताएगा, अदरवाइज मानहानि का मुकदमा लगेगा, डिफेम का हो जा सकता है इसमें। तो इसमें क्या है? रिव्यू का इसके पास ये बोर्ड बनाया जाएगा, बोर्ड रिव्यू करेगा, ठीक है, रिव्यू डिटेंशन, सॉरी डिटेंशन एक्सीडिंग 3 months, ठीक है, ये हो गया। फोर्थ नंबर इज, कि इसमें फोर्थ नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको देखो, एक तरफ कहते हैं कि हम डिटेंशन के अगेंस्ट है, ये प्रोटेक्ट करता है डिटेंशन से, दूसरा करता है अरेस्ट से। अब वहां पर अभी जस्ट मैंने बताया कि इसका सेकंड क्लॉज में दिया है कि डिटेंशन अगर फ्यूचर क्राइम के लिए, तो उसमें हम उसे उठा सकते हैं और अंदर कर सकते हैं, अरेस्ट करके उठा सकते हैं। लेकिन यहीं पर क्रिटिसाइज लोगों ने करना शुरू किया, जो हमारे इसमें थे, जो मेंबर्स थे, जिसे बना रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, बाकी लोग, उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया कि एक तरफ आप कहते हो कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसे आप कह रहे हो प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर किसी को प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंटिव कैसे हो सकता है? आप कह रहे हो फ्यूचर क्राइम से बचाने के लिए आप किसी को मार सकते हो सकता है कि आपको नहीं पता है, किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, आपने उस बंदे को उठाया और उसको उड़ा दिया, हो सकता है वही क्राइम करने वाला था, आपने उठा लिया, या उसको उठा लाया, उसकी फैमिली मार दी गई, उसको पता ही नहीं था कि फैमिली को मारने आ रहा है, कुछ तो करता है वो बंदा, मतलब अजीब सी चीजें हो सकती हैं, माइट बी। तो इसमें इस चीज के लिए इसमें बात आई क्रिटिसिज्म ऑफ प्रिवेंटिव, इसका क्रिटिसाइज किया गया, क्रिटिसिज्म, ठीक है, ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें पहला किस चीज का आया बेटा? इसमें पहला किस चीज का क्रिटिसाइज किया गया? ह्यूमन राइट कंसर्न। किस चीज का? ह्यूमन राइट कंसर्न। सिर्फ किताबों में है ये, वैसे अब होता नहीं है आज की डेट में, बस रह गया है ये, लेकिन अब पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको। बाकी ऐसा कंसर्न होता नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऐसे उठाती है पुलिस, कहीं ह्यूमन राइट नहीं जाती है, कुछ नहीं होता है। ह्यूमन राइट कंसर्न्स है इसमें। ह्यूमन राइट कंसर्न्स कैसे? कि ऑफन मिस यूज कर सकती है, मतलब जैसा अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि पुलिस या हमारा प्रशासन, जिसे हम बोलते हैं टॉर्चर थर्ड डिग्री, यस्टरडे आई टोल्ड यू आर्टिकल 21 का, जैसे मैंने बताया कि किसी को भी अरेस्ट कर लेना, किसी के साथ भी कुछ भी करना, तो वो थोड़ा सा, जो मैंने बताया कल बताया था ना, कस्टडियल डेथ वाला, है ना, टॉर्चर, उसी से रिलेटेड है कि अगर ऐसा कुछ है तो सोच लो कि कितना बुरा हाल है। मिस यूज तो हो ही सकता, उठाया थर्ड डिग्री दे दी, क्योंकि एक्सप्लेन ही नहीं है कहीं थर्ड डिग्री। सेक्शन 330 331, हाँ जी बेटा बोलो। हाँ 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 हाँ
रिप्रेजेंट करे पर उसको डिटेन कर लिया गया, लेकिन उसने कहा कि मेरे ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं, उसके पीछे रीजन है। इफ योर कम्युनिटी आर, हाँ बोलो बोलो। हम्म हम्म हाँ, जुडिशियल रिव्यू होगा, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है कि आपने कहा कि दैट पर्सन मे बी कि वो अपना कह सकता है कि मेरा कम्युनिटी राइट है, सो आई कैन डू, एंड मेरा एक फंडामेंटल राइट भी है और ये चाहे चीजें, लेकिन उस कम्युनिटी राइट से और आपके फंडामेंटल राइट से आप दूसरे को अगर परेशानी दे रहे हो, कोई दूसरा परेशान है, किसी की हत्या हो जा रही, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वो आपका राइट नहीं हो सकता, लीगल राइट नहीं हो सकता है। इट मीन्स दिस इज अ क्राइम, ठीक है। So, इस वजह से उसे रखा जाता है, डिटेन वो करने की बात की जा रही है, उसके साथ प्रिवेंटिव डिटेन किया जा सकता है, उठाया जा सकता है, अंदर डाला जा सकता है कि भाई ये क्राइम कर सकते हैं लोग, बाकी कम्युनिटी के लोग भी कर सकते हैं, ऐसे उठा सकते हैं वो, इसलिए क्योंकि उस पर्सन ने उनको इन्फ्लुएंस किया, इन्फ्लुएंस करने के बाद कम्युनिटी राइट अपने आप बनाया, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी किसी को हार्म पहुंचाने वाला राइट नहीं होता किसी भी कम्युनिटी में, ठीक है, एक्चुअल में। तो फिर आपके सहारा लिया जाता है वो रिलीजियस बुक्स का, चीजों को लेकर जब कोर्ट देखती है, चीजें करती, कहाँ लिखा है ऐसा कि ऐसा होना चाहिए, और उसमें होता नहीं, कहीं किसी की बुक में नहीं दिया है ऐसा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो समझ आ गया? नहीं, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? आई थिंक ये, हाँ, अच्छा, इनको नहीं शायद जा रही। तो इसमें ह्यूमन राइट में पहला है कि ये मिसयूज हो सकता है, ऑफन मिसयूज, परमानेंट नहीं करेंगे लेकिन ऑफन मिसयूज हो सकता है, मिसयूज हुआ भी है, misused, leading to arbitrary, leading to arbitrary, ठीक है, एंड आर्बिट्रेरी डिटेंशन डाल दो सीधा सीधा, डिटेंशन एंड सप्रेशन। ओके, मैंने कहा पता नहीं एकदम से गायब, है ना? हम्म, हाँ उस, हाँ, राइट, डिसेंट, नहीं, जुडिशियल रिव्यू का भी सब्जेक्ट बन जाएगा इफ यू आर डूइंग समथिंग इन ह्यूमन थिंग्स, तो इट मीन्स जुडिशियल रिव्यू करेगा उसमें। जुडिशियल इस चीज को देखो, पुलिस के पास ये राइट नहीं है कि उसको ये बता दे कि ये सही है कि गलत है, वो डिटेन कर सकती है, बट पुलिस हैज नो राइट टू जस्टिफाई दैट कि ही दैट पर्सन इज लाइक कि क्राइम किया है, क्रिमिनल और नॉट, एंड दिस इज अ राइट थिंग, दिस इज ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट्स, वट एवर ही डिड, ओके। बट जुडिशरी हैज राइट टू कि रिव्यू, टू रिव्यू दैट दैट पॉइंट, दैट जो भी हुआ है, व्हाट ही डिड, दैट पर्सन डिड दैट, तो वो क्या वो राइट था, जस्टिफाइड था कि नहीं था, क्या सही था, क्या ह्यूमैनिटी के हिसाब से सही था, क्या नहीं था। क्योंकि हो सकता है कि लोकल पुलिस जो है, अगर पुलिस के पास ये राइट आ जाएगा ना, तो बायस्ड हो जाएगी पुलिस, मे बी वो दैट पर्सन इज बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, वो पर्सन ही पर्सन बिलोंग्स टू दैट कम्युनिटी जिससे वो पर्सन आ रहा है, जिसको अरेस्ट किया गया है, एंड ही ऑल्सो कि ही इज हेल्पिंग टू लाइक कि मेरी कम्युनिटी के लिए तो काम कर रहा है, कि कोई नहीं पाजी हम सुबह छोड़ देंगे आपको, आप काम कर लेना जी, है ना, बस 2 दिन की बात है, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं हूं यहाँ पर, आपको करना है, मैं यहाँ से सपोर्ट दूंगा आपको, तो वो तो बैच्ड हो सकता है ना। अब फिल्मों में आप ये देखते हो, रियल में भी है, ऐसा नहीं है। अभी जस्ट आप इस पे देख लो, सिंपल सी बात है, अभी राघव चड्ढा और जो 7 मेंबर्स यहाँ से छोड़ के बीजेपी में गए हैं, उनके घरों में क्या हुआ है, उनके घरों में लिखा गया बाहर गद्दार, उनकी माँ बहन को गाली, सब कुछ दिया गया। अब वो आप पार्टी के जो वहां की सरकार है, उसकी पुलिस ने ऐसा उस पुलिस के सामने हो रहा है, मैं पीपल लिख रहे हैं, लोग लिख रहे हैं वहां, अब पुलिस देख रही है और कुछ नहीं बोल रही, बैस्ड है ना, इस वजह से वो डर रही है, ये बैस्ड है वहां पर। इसके बाद अब जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए कि पुलिस को डिटेन करना पड़ेगा कि भाई आप किस बेस पे आप ये लिखवा रहे थे, है ना, तो ये चीज हम्म, हाँ हाँ, हम्म हम्म, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हाँ हाँ, हम्म,
हम्म, हम्म। नहीं, इसके पीछे देखो क्या हुआ ना, इसके पीछे गड़बड़ी हमारे देश के थोड़ा सा है, कानून में, जुडिशरी में भी है। जुडिशरी ने बहुत सारे ऐसे में, शायद इसके पहले मैंने पढ़ाया है मे बी किसी उसमें, कि कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिन्हें कोर्ट ने ये बताया कि भाई ये इनह्यूमन वो काम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जबरदस्ती वाला क्राइम कर रहे हैं। उनमें से बजरंग दल भी एक पार्टी थी, उसमें से मुस्लिम कई सारे ग्रुप थे, बजरंग दल या हिंदू वाहिनी, ये सारे थे। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया था, ऑर्गेनाइजेशंस को, कि ये लोग क्राइम फैलाते हैं। ठीक है, उन्हें रखा गया, उन्हें ये देव बोला गया कि नहीं। लेकिन अब ये क्यों ऐसा हुआ, ये इसका मुझे भी नहीं पता, ये तो आप सभी जानते हैं, सभी को कि इसकी कुछ चीजों को जरूरत नहीं होती बताने की। हाँ, सो उनको क्या, यस, सो वो चीजों क्या हुआ कि उसको अभी तक वो नहीं दे कह पाई कि ये इसमें इन्वॉल्व है। मतलब बजरंग दल को, हिंदू वाहिनी को अभी तक, इन हिंदू जो विश्व परिषद है, इसको आज तक नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये वैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दंगे फैलाता है, राइट्स फैलाता है, ऐसा नहीं है। मतलब इसको छोड़ के बाकी सबको उसने रखा है उसमें कि हाँ ये चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें हैं जो भी है, अब क्या कह सकते हैं उसमें। तो कुछ चीजें तो आज भी बात चलती हैं, पहले भी थी, आगे भी शायद चलेंगी। समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे क्या होगी चीजें, बट जो होगा पता नहीं, है ना। तो ये है, कुछ चीजें हो जाती हैं बायस, जब चीजें ऐसी होती है, जिसकी सरकार होती है वो बायस होता है। जैसे अभी बंगाल वाला केस देख ही लो, चल ही रहा है ना बंगाल में। कभी अभी इसके पहले टीएमसी करती थी कांड सारे, अब बीजेपी कर रही कांड। अब इनके चक्कर में कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। अब बताओ, शुभेंदु अधिकारी का जो पीए था, उसी की डेथ होगी, मार दिया गया। तो ये इतना, अब कल के दिन अगर इसमें बात आएगी कौन सा ग्रुप है, इसे इसकी इससे अच्छा है कि हमारे सब इसमें राइट दिया हुआ है। इसका मतलब इस तरह का अगर कोई भी पार्टी काम करती है मारने का, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्राइम कर रही, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय करा देना चाहिए, बैन कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन नहीं कर पा रही ना कहीं हर चीज हमारी कंप्रोमाइज्ड है हमारे इंडिया में। इसीलिए तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी 100% नहीं है। हमें लगता है, जब आप कभी रिपोर्ट देखोगे तो डेमोक्रेसी 42 नंबर पे, कभी 50 नंबर पे आती है हमारे देश की। डेमोक्रेसी में हम 100% डेमोक्रेसी नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना, कभी रिपोर्ट पढ़ना इसके। किस चीज को? हाँ, लिख लो, डेमोक्रेसी रिपोर्ट, डेमोक्रेसी रिपोर्ट हर साल आती है बेटा। इस साल की डेमो, हाँ ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि एज पर द डेमोक्रेटिक कंट्री इन इंडिया, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि इंडिया कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है। So in the democratic countries, judiciary or Supreme Court has a right to ban organizations or political parties if they are involved in crime. In crime. In crime. ठीक है। और इंडिया की अगर डेमोक्रेसी में हालत देखोगे ना, तो 100 रैंक पे है इंडिया 2025 में, 100 रैंक पे थी। एक 179 में, बहुत ज्यादा भी नहीं, 179 में हम किस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे। अब सोच लो, आधे से भी ज्यादा है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बहुत लैप्स है। डेमोक्रेसी इसे नहीं कहते हैं। डेमोक्रेसी ये कहते हैं कि अगर कोई रास्ते में ना एक छोटा सा आदमी, जिसकी कोई भी हिम्मत नहीं, जिसके पास 1 रुपए की अर्निंग नहीं है, लेकिन उसके पास भी राइट है कि वो खड़ा होकर बोल सकता है, और उसको उसी तरीके से पुलिस सपोर्ट करेगी, उसी तरीके से कानून के साथ पेश आएगा जैसे एक प्राइम मिनिस्टर के साथ पेश आएगा। दैट इज डेमोक्रेसी। लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हमारा कितना है नंबर, 100 में, कितने में आउट ऑफ 179। हम्म, 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 हाँ हाँ, ये यही चीज है ना, हमारे देश का सबसे बड़ा रोना यही है। और ऐसा नहीं कि 1 साल का, 25 का, 2017 से लगातार मेंटेन करके रखा है कि हम अच्छा नहीं होने देंगे। अच्छा कैसे ऐसे हो जाएगा?
मेंटेन करके चल रहा है भारत इसको, 2017 से 100, 110, 101 ऐसे चल रहा है, 100 से नीचे तो गया ही नहीं। सो हमारे देश का यही है बेटा, इसमें तो कुछ दुरा ही नहीं है कि हम अच्छा कुछ ऐसा, कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी, जो चीजें ऐसी बदलेंगी, कुछ ऐसी होंगी, नो वरी। ठीक है, खैर छोड़ते हैं इसको, आगे चलते हैं। इस चीज को समझना है थोड़ा सा। इसमें हम बात कर रहे थे ह्यूमन राइट्स में, डिसेंट लिख लो, ऑफन मिस यूज लीडिंग टू आर्बिट्ररी डिटेंशन एंड सप्रेशन ऑफ डिसेंट एंड कंसीडर्ड, सेकेंड पॉइंट इज एंड कंसीडर्ड अनडेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक समझना थोड़ा सा। ये जो मैं अभी बता रहा था ना, अगर आपके पास, उसके पास, पुलिस के पास पावर आ जाएगी तो मिसयूज करेगी, अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगी। अनडेमोक्रेटिक एज नो अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, नो अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री includes preventive detention, includes preventive detentions as a constitutional provision in peace time। क्योंकि बाकी कंट्री में डेमोक्रेसी अच्छे से चलती है, इसलिए वहां जरूरत नहीं चलती पड़ती। हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी में इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ रजवाड़ा सिस्टम था, दबंगई शुरू से चलती थी, नेता गुंडे पहले से थे, चाहे आजादी के पहले की बात हो चाहे आजादी के बाद की बात हो। इसलिए हमारे उसमें जरूरत था कि ये रखने की जरूरत है, इसलिए जबरदस्ती रख लिया। और उस टाइम पर भी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस टाइम पे उनको भी मालूम था कि हमारे देश में डेमोक्रेसी, कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं आएगी कि सही 100% डेमोक्रेसी हो ना। डेमोक्रेसी 100% इंडिया में नहीं होने वाला, क्योंकि जो राजा है वो नीचे नहीं आएगा, जो सुल्तान रहे हैं वो नीचे नहीं आएंगे, जो उस टाइम पे अच्छा पद मिल गया, जिन्होंने मजा ले लिया अंग्रेजों के साथ, उसको भी मजा आने लगा कि भाई यही जीवन है, अच्छे पद पे जाना है, पॉलिटिशियन बनना है, चीजें ऐसी करनी है, तभी जीवन अच्छा चलेगा, अदरवाइज जीवन अच्छा नहीं चलेगा, ऐसे तो भुखमरी मर जाएंगे। सो बहुत अच्छा प्लान किया हमारे देश में ये, और ये चीज बड़ी गंदी है जो प्लान हुआ। उसी टाइम पे अगर होता कि नहीं कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, कोई भी पर्सन वो कर सकता है, आज देख लो, अगर आप चुनाव में खड़े हो जाओ, आपको कौन जिताएगा? कोई नहीं जिताएगा, कोई वोट नहीं डालेगा। ज्यादा अगर इन्फ्लुएंसर हो, ज्यादा आप इन्फ्लुएंस कर देते हो लोगों को, ज्यादा पॉपुलर हो, तो पता लगे मार दिए गए, ये तो पार्टी में शामिल हो जाओ किसी में तो शाम को मार दिए जाओगे, और आपके पैसा नहीं तो वैसे भी पब्लिक चाहे जितना आपको भैया भैया कह रही हो दे देंगे, शाम को जब वोट पड़ने का टाइम आएगा, उनको 2 दिन पहले पहुंच गया, बोतलें पहुंच गई, पैसा पहुंच गया, बदल गया आदमी। इसीलिए पॉलिटिशियन कहता है, जब कभी आप एथिक्स पढ़ोगे तो उसमें समझ आएगा, कहते हैं पॉलिटिशियन कहता है कि मैं बेईमान नहीं हूं, जनता बेईमान है, तुम लोग बेईमान हो, इसलिए अगर तुम ईमानदार होते तो मेरे से पैसा ही क्यों ले रहे हो? अब तुम जब पैसा नहीं लोगे तो मुझे मजबूरी में ईमानदार होना पड़ेगा। मैं अगर कुछ ऑफर दे रहा हूं तो आप तुरंत का तुरंत क्या हो गए, ले लिया, लाइए लाइए दीजिए हमें, बस हो गया, हमें तो यही चाहिए था, वोट आपको ही जाएगा। और इस चक्कर में माँ बाप की एक से नहीं 10 ले लेते हैं, और सबकी कसमें खा लेते हैं, अपने बच्चों की तक की कसम कि हम आपको ही वोट डालेंगे। बाद में एक वोट डाल के आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा पैसा दिया होता है। ये सबसे ज्यादा दबंग भी है, पैसा वाला भी है, दोनों। ये चीजें हैं हमारे देश में, और ये एक वो बन गया है, हमारे यहाँ का इलेक्शन जो है इतनी बड़ी चीज बन गई है कि जैसे अभी यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ विधायक, बहुत बड़ी बात नहीं, एमएलए की बात है, जब वो चलता है तो 20-20 किलोमीटर में जगह नहीं होती निकलने की, इतनी गाड़ियां लाइन से लगी होती है, मतलब 400-500 गाड़ियां लेके चलता है जब इलेक्शन का वो होता है, टाइम आता है। क्या चीज दिखा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, पब्लिक के लिए क्या किया है? कुछ नहीं। सो ये चीजें हैं हमारे देश में, बड़ी सारी चीजें हैं, सो इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं इसी पॉइंट में। नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। ये आर्टिकल 22 की बात करें, चीजों की बात करें, तो इसमें कैसे इंपैक्ट डालता है, क्या चीजें हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कैसे इंपैक्ट डालता है फंडामेंटल राइट्स पर, प्रिवेंटिव डिटेंशन में ही बात चल रही है। हाँ बोलो। हम्म हम्म हाँ हाँ। देखो अब इस यही तो बात है हमारे देश में ना, आपने कुछ ऐसा कर दिया, अब ये नहीं पता कि कौन सा पर्सन आके उस चीज को, इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा उसके अगेंस्ट।
कौन पर्सन आपको एंटरटेन, एक ऐसे थे बहुत पहले, उनका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूं। आप ये सोचो, एक ऐसा जज था जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई है, सारी बेंच एक तरफ थी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ थी, एक एक अकेला पर्सन, कि मैं ये देखूं कि आज मैं अगर बदलता हूं तो देश में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, अगर बैस्ट होता हूं, बैस्ट नहीं होऊंगा तो देश को बचाया जा सकता है, चीजें कर जा सकती हैं। बल्कि उनके साथ बहुत हुआ, बाद में डेथ भी हो गई, उनकी हत्या कर दी गई, क्या हुआ, लेकिन उस पर्सन ने अकेले सहमत नहीं दिखाई और उस वजह से वो कानून बच गया। इसमें है कुछ ऐसा, मुझे अभी कंप्लीटली याद नहीं, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो ऐसे हैं लोग, लेकिन वो रेयर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है ना। तो ये बोल, ले सकता है, लेकिन सुनने वाला तो कोई हो ना यार, ले तो सकता है, वो तो सभी के लिए है ना, आर्टिकल 30 तो आर्टिकल 26 226 सभी के लिए है, आप ले सकते हो, आपके पास राइट है। एवरीबडी हैज राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनीवन इन द कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। बट इसके लिए क्या होना चाहिए, सारी चीजें, हमारे देश में पावर होना चाहिए, या जुडिशरी में ऐसा कोई बंदा हो जो उसको सत्य के राह पे सही में चल रहा हो, सही में चीजें उसको लगी हो कि नहीं देश में बचाना है, लोगों का सुनना है, पब्लिक का सुनना है, तब जाके कहीं होगा। तो ये सोच सपने वाली बात है ना, रात में सपना देखो सुबह गायब, ठीक है, कि रात में देखा उड़ रहा था, मैं सुबह देखा तो बेड पे पड़ा था, तो सेम वही है, रात में हम देखते हैं इसको, दिन में नहीं है ये, कुछ अंधेरे की चीजें हैं, अपने देश में अंधेरे में चलता है सब कुछ। सो डोंट वरी। बस ये है कि इसीलिए तो लोग हमारे देश में पावर के लिए लड़ रहे हैं ना। आप ही देखो, अगर हमारे देश में ऐसा होता, आज एमबीबीएस डॉक्टर है, तुम भी इंजीनियर हो, है ना, बीटेक है, इंजीनियर है, क्या इसमें पैसा नहीं है? इसमें पैसा है। एक मेरे यहाँ इंटरव्यू में आया था, 2023 की बात कर रहा हूं मैं, उसका पैकेज 10 लाख का था पर मंथ, 10 लाख पर मंथ का है। इतना यूपीएससी में जॉब में आप सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी बन जाओ, भगवान बन जाओ, आप नहीं मिलने वाला है इतना, ठीक है। लेकिन आप इसे छोड़कर आईएएस क्यों बनना है जी? रीजन, पावर। वहां तो 10 लाख ही कमा रहा था ना, यहाँ बनने के बाद कितना डेंजरस होगा वो पता ही नहीं। अभी आज की न्यूज है, 4-5 घंटे पहले की न्यूज, मैं आपको बता दूं, एक आईआरएस और उसके कपल, वो भी आईआरएस थी, दोनों ने 45 लाख लेते हुए पकड़े गए, आज पहला ऐसा हुआ, अरेस्ट किए गए दोनों के दोनों, हस्बैंड वाइफ। सो ये एक तरीके से, ऐसा नहीं कि सब करते हैं, लेकिन अगर आप इतनी अच्छी चीजें छोड़ के आ रहे हो, एमबीबीएस की जॉब छोड़नी है, आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है क्योंकि आपने आईआईटी बने, आईआईटी से आईआईटी सेलेक्ट हुए, फिर जाके वहां से इतनी बड़ी संस्था से आप पढ़ रहे हो, आपके ऊपर रिसोर्सेज गवर्नमेंट खर्च कर रही है, और आप बाद में कह रहे हो कि नहीं आईएएस बनना है जी, छोड़ देते हैं। वो क्यों? रीजन इज दैट कि आपको पावर, और जिसके पावर है उसी के पास मनी है, और दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, बस यही है, पावर ले लो तो कर लो, पावर नहीं है तो नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ आया? चलो कोई बात नहीं, इंजीनियर तुम भी हो, थोड़ा बुरा लगा होगा, चलेगा। हाँ, लेकिन है, रिसोर्सेज तो वेस्ट कर ही रहे हो, है ना। इंजीनियर इंजीनियर बन के आईएएस बनोगे, क्या बेनिफिट है उसमें? शासन करना है कि ये करना है, तो चीजें होती हैं ऐसा। जैसे मेरा आदित्य आदित्य शर्मा, डॉक्टर आदित्य शर्मा, आपके चंडीगढ़ से, वहां से था, चंडीगढ़ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो है, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, 70 रैंक आया। अब मैं उसमें नाम क्या लूं, सभी ने अपने अपने लगा रखा है, मेंटोरशिप उसने मेरे से ली थी, और पूछ के गया था, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो अलग बात, एमबीबीएस था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला उसने। तो रीजन है कि बर्बाद कर दिया सीट को, चीजों को लेकर। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, डिटेंशन लॉ ओवरराइड दी प्रोटेक्शन, protections provide under provided under Article 14, 19 and 21, making them a
मतलब कुछ ऐसा एक इश्यूज मेकिंग देम, क्या बोल सकते हैं इसको, पहले तो ये लिख लो इसको, इम्पैक्ट फंडामेंटल कैसे, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ओवरराइड द प्रोटेक्शन प्रोवाइड, protections provide, protection provide, decision issues, मेकिंग अ डिसीजन इशूज ऐसे लिख सकते हो, मेकिंग देम अ डिसीजन इशूज, कुछ ऐसा। ये कहीं ना कहीं एक तरफ आप हमें राइट दिया है कि आर्टिकल 21 आपके पास लाइफ का है, हर चीज़ का, इतने सारे राइट्स। आर्टिकल 19 हमें 6 फंडामेंटल राइट्स बताता है। आर्टिकल 14 हमें इक्वालिटी का बताता है। और उधर ये हमें जाके बोल देता है कि नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन आपके लिए, तो कहीं ना कहीं वायलेशन है, कहीं ना कहीं चीज़ें हैं ऐसी। तो ये चीज़ इसलिए इसमें रखा जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डालना है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अभी तक में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कैसे कैसे आए हैं इसमें। नेक्स्ट इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जूम की जो टाइमिंग खत्म होती है ना, इसको बढ़ाना है थोड़ा सा, करते हैं इसको। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, इसमें कौन कौन सी आई, जैसे मैंने एक बताया था ना इस राइट को लेकर, इसमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन सबसे पहले अन्ना हजारे केस देख लो। अन्ना हजारे तो सभी जानते हैं ना, कभी कभी आते हैं बेचारे। अन्ना हजारे केस 2011 में ये उठे थे और बहुत तेजी से उठे थे। हैं? हाँ, लोकपाल वाला, एकदम 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 सही, एकदम गए हो। लोकपाल बिल के लिए यहीं से तो केजरीवाल निकले, यहीं से तो आप पार्टी निकला, यहीं से तो सब ने अपनी अपनी बढ़िया बना ली। उससे बहुत लोग रईस हो गए। अब वही नहीं, आपको शायद जान के बड़ा अजीब लगेगा कि जब यहाँ पर चल रहा था ना मामला, तो जो लोग यहाँ तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे यूपीएससी, ये लोग भी अन्ना हजारे केस, अन्ना हजारे में साथ बैठने लगे थे बच्चे। और उस टाइम के जो यूपीएससी एस्पिरेंट थे वो आधे तो एमएलए बने हुए दिल्ली में, जैसे दुर्गेश पाठक, यही राजेंद्र नगर का था, रहता था यहीं का, वो एमएलए बन गया बाद में। ऐसे बहुत सारे तो उनकी लाइफ सेट हो गई कि चलो एमएलए एमएलए बन के बढ़िया पैसा कमा लिया, खत्म कर, जो हुआ तो हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें सुप्रीम कोर्ट रूल द प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन ओनली द इन्वोक इफ देयर इज एन इमिनेंट डेंजर टू पीस और लाइकलीहुड ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अरेस्ट विदाउट जस्टिफिकेशन वायलेट फंडामेंटल राइट्स, ऐसे करके इन्हें उठाया गया। लिख लो इनके केस में, ये अन्ना हजारे केस है। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड, in this case the supreme court ruled that prevention that prevention yeah, preventive detention, not prevention, preventive detention, ऐसे लिख लो, preventive detention laws override the protections provide, सॉरी, क्या ओवरराइड नहीं, मैं क्या करवा दिया, क्या लिखा आपने, प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन ओनली यहां से लिखो, कैन ओनली बी invoked if invoked if there is an imminent danger to peace, or likelihood of cognizable offense. ठीक है। एक और था चिल सीड केस, सॉरी चिल कह रहा हूं, चिली
सीड्स केस, ये भी रहा, चिली सीड्स केस, ये भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन शुड नॉट सब्स्टिट्यूट नॉर्मल लीगल प्रोसेसेस। नॉर्मल लीगल प्रोसेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये इसमें बताया गया, क्योंकि इस टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा नॉर्मल लीगल प्रोसेस में क्यों लेकर आ रहा है उसको। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज की बात कही कि आप जहां भी मन करे वहां पर आप ले आते हो, यार ये कौन सी बात होगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, राइट नहीं, इसीलिए तो अब राइट नहीं है ना। अब तो कोर्ट ने ये बोल दिया है कि भाई आप ऑनलाइन कर दो, उससे आदमी को जाने दो, किसी को रोकोगे नहीं। वो अपना बाद में केस आएगा, कोर्ट में जाएगा, जो ये एक दिन का कोर्ट लगता है, ओपन कोर्ट लगता है, वहां जाएगा। इसलिए अगर 10,000 का भी फाइन है ना, तो 500 के फाइन में निपट जाते हो। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने बोल रखा किसी को इतना बॉदर नहीं करना है जिससे परेशान हो लोग, है ना। तो उसको राइट नहीं है, अब नहीं है, पहले रोक लेते थे, राइट तो तब भी नहीं था। लेकिन अब यह है कि कम से कम आपको रोक के आपका चालान काट के आपको जाने देंगे कि जाइए आप पहले आपका काम कर लीजिए। इसीलिए दूसरी चीज ये भी है कि जैसे आप कार खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, तो ये भी, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा बोल रखा है कि आप किसी घर जाके गाड़ी नहीं उठाएंगे। सबकी अपनी स्टेटस है, सबका अपनी डिग्निटी है। आप घर जाके किसी कार, अगर रोड पे वो पकड़ते हैं जो वो होते हैं ना, जो फाइनेंस करते हैं, फाइनेंस कंपनीज क्या करती हैं, रास्ते में जाके आपकी गाड़ी खड़ी होगी, चलते हुई गाड़ी को तो नहीं, रास्ते में खड़ी गाड़ी को जाएंगे, वहां घेर लेंगे, चाबी लेंगे आपसे, चाबी जबरदस्ती ले लेंगे। थोड़ा गुंडे टाइप के रखते हैं, इन्हें अभी पाला नहीं पड़ा कुछ ऐसे लोगों से, जब कोई मार पाएंगे अच्छी खासी तो ये बंद कर देंगे। तो वहां से वो वहां से बदतमीजी करना शुरू करते, लेकिन आपके घर पे नहीं आ सकते, घर पे आएंगे तो उनकी बैंड बच जाएगी। ठीक है। और इसी तरीके से जैसे कि इसमें भी हुआ है कि कोई लोन जो एप्लीकेशन, जैसे अभी नोएडा में 3 लड़के पकड़े गए, नोएडा के, जो एप्लीकेशन चलाते थे, लोन देते थे। उस लोन देने से बेंगलुरु में एक लड़के ने, छोटे बच्चे ने पैसे ले लिए थे, कुछ लोन ले लिया एप्लीकेशन से। और जब लोन ले लिया तो वहां पर क्या किया उन लोगों ने, उस बच्चे के आईडी कार्ड से उसके स्कूल का नंबर निकाला। उस स्कूल से नंबर, अब बच्चा डर जाता है तो फोन करके निकाला होगा, उसके प्रिंसिपल को फोन किया धमकाने के लिए। जब प्रिंसिपल को फोन किया तो प्रिंसिपल ने उससे बुलाया और उसके पेरेंट्स से बात करने के लिए कही, तो वो बच्चा डर के मारे वहीं से छलांग मार गया और डेथ हो गई उसकी, सुसाइड कर लिया उसने। अब भी 1 हफ्ता महीने भी नहीं हुआ। वो फिर इसके बाद पुलिस ने उन तीनों को उठाया। तो ये प्राइवेट कंपनीज में भी जितने भी एप्लीकेशन है, ये कोई ऐसा नहीं है, तो ये लोग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदेश है, ये आपके घर, आपको परेशान कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है। लेकिन किसी को नहीं पता तो ये लोग धमकी भी देते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले खास करके क्रेडिट कार्ड देते हैं आपको, चाहे एचडीएफसी का हो चाहे जिसका हो, वो धमकी देते हैं, ऐसा होता है। एक बार मैं बहुत जब पढ़ रहा था उस टाइम पर, मुझे उसका ऑफर आया कि आप एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है ले लेता हूँ। तो मैंने 50,000 का ले लिया। उसको मैं खर्च उतना कर नहीं रहा था, पहले खर्च हुआ ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी। और खर्च तभी होगा जब पैसे नहीं है, और जब पैसे नहीं खर्च कर लिया, आप इतना इंटरेस्ट लगाओगे कि पता ही नहीं। उसमें मैंने 20,000 निकाल लिया, उसके 20,000 उसमें पड़े थे। और उस 20,000 का उन्होंने 1 लाख इंटरेस्ट बना के दिया, 3-4 महीने में, ऐसा कुछ 1 लाख बना दिया पूरा। फिर मेरे पास एक कॉल आई, वो पुलिस की फोटो लगा के कॉल आई, उसने कहा, तब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था मैंने। उसने मुझे कॉल किया, बोला कि मैं पुलिस से हूं, तो जानते हो मुझे? तो मैंने कहा नहीं, बताओ। तो कहा आपने लोन लिया है, आप ये पैसे को भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, मैं आपके घर जा रहा हूँ। पहले थोड़ा सा मुझे लगा कि यार पुलिस मुझे फोन कर रही है, अच्छा होता है ऐसा। मैंने थोड़ा सा इधर उधर पता किया तो बोला कि नहीं होता, ऐसा नहीं होता, कोई नहीं है, बात करना जो भी है। मैंने उसे बताया, तो फिर मैंने उसे जब बोला तो वो कहा कि नहीं नहीं, मैं जाऊंगा, घर जाऊंगा, मैं उठा लाऊंगा, ये कर दूंगा। मैंने कहा ऐसा करना, 4 लोग लेके जाना, अकेले मत जाना, क्योंकि मरने के बाद तुम्हें लाना भी तो पड़ेगा वापस, कैसे आओगे? क्योंकि घर जाओगे तो वापस आने वाले नहीं हो अगर तुमने वहां बदतमीजी की। बल्कि उसके बाद राइट ही नहीं था कि मेरा क्रेडिट कार्ड घर वालों के पास क्यों जाएगा, क्योंकि मेरी कंपनी में जिसमें जॉब करता था पहले, या जहां पर, उसके बिहाफ पे आपने कार्ड दिया था, वो कंपनी रही नहीं है। बाद में मैंने भर दिया, सेटलमेंट किया उन्होंने। सेटलमेंट कितने में किया जाके? 30,000 में, कि 30,000 भर दो, हम आपका कर देते हैं। बल्कि वो 20,000 में, शायद 15,000 में भी करते। तो लेकिन ये बात ये है कि ये अगर डरोगे तो ये चीजें करते हैं ऐसा, लेकिन राइट नहीं है इनके पास। आप अगर जानते हो तब तो, इतना वाला मैं जानता भी नहीं था तब ये चीजें, अब तो वाला कोई ऐसा कर भी नहीं सकता अगेंस्ट। ना लोन लेने की जरूरत पड़ती है, पहली बात तो ये है कि लोन में लेता ही नहीं, तब से फर्स्ट एंड लास्ट वही था। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट होती है, ये लोग डराते हैं। ऐसा हैदराबाद में भी केस हुआ था है? हाँ हाँ, क्या करा?
हाँ, ये कहते थे आरबीआई ऐसा करती है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि तो आओ फिर मिलते हैं। ऐसा आप उसे कभी थाने बुलाओ, थाने नहीं आ सकता। आप बोलो कि पुलिस स्टेशन आते, आ जाओ मिलते हैं, यही मिलते हैं, यही रफा दफा करते हैं, आ जाओ, नहीं आएगा। हाँ हाँ नहीं, ये तब आता है ना जब वो दिख जाए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आपकी बात पे, तब होता है ऐसा। लगना चाहिए कि ये एक्शन ले सकता है यार, ये आदमी थोड़ा डेंजरस है? कह दो अच्छा, चलो बताता हूँ, कह दो ऐसा कुछ नहीं होता। अब चलिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड एवोल्यूशन देखते हैं इसका। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड इवोल्यूशन, ये बेसिकली आया कहां से, कैसे शुरुआत हुई, मैंने आपको बताया ना कि ये हमारी शुरुआत इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन कहां से आया, ये आपके कॉलोनियल रूल से, कॉलोनियल लेगेसी है ये। प्रिवेंटिव डिटेंशन एग्जिस्टेड इन द ब्रिटिश इंडिया अंडर द बंगाल रेगुलेशन थर्ड, अंडर बंगाल रेगुलेशन थर्ड ऑफ 1818, ये ध्यान रखना, एंड डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, ये उसी टाइम का, आजादी से पहले ब्रिटिश के टाइम पर। तो ये लेगेसी बेसिकली वहीं से आई है ये, कि हमें रखना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश से लिया गया, वहां जरूर है लिखा हुआ नहीं है, हमने उसे लिख लिया है बस, ये क्योंकि हमें आदत हो गई थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जब आजादी मिल गई उसके बाद का भी हमारी हिस्ट्री है डिटेंशन को लेकर। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 उस टाइम पे बनाया गया पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, वाज इनेक्टेड बट लैप्स्ड इन, इनेक्ट हुआ 1950 में बनाया गया, लिख लो, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 was enacted but lapsed in 1969, 1969 में इसे हटा दिया गया कि भाई इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। फिर इसकी जगह नया लॉ आ गया 1971 में, और एक दूसरा और आ गया 1974 में, दो लॉ आए इसके जगह। ये हो गया यहां तक, 1969 है बेटा, ये 66 मत कर देना। इसकी जगह पर दो लॉ आए, पहला मीसा एक्ट, मीसा 1971, ठीक है, दूसरा है कॉफी पोसा 1974, ये दोनों इंट्रोड्यूस किए गए इस टाइम पे। फिर मीसा वाज रिप्लेस इन 1978 में, मीसा को रिप्लेस किया गया 1978 में, ये रिप्लेस हो गया, लेकिन ये आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन यही चीज इस इन सब चीजों की वजह से ही बाकी जब इमरजेंसी आई थी, एक केस लिख सकते हो, कभी कभी इसका मिसयूज हुआ है, हुआ है, बड़े लेवल पे हुआ है। इमरजेंसी जब आई 1975 एंड 1977 के बीच में, ये 2 साल का जो इमरजेंसी रहा, इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो था बहुत मिसयूज किया इसमें, लगभग लगभग इसमें आप देखोगे 1,75,000 लोगों को डिटेंशन किया गया था इसमें, इतना मिसयूज किया, जबरदस्ती वाला सीन, ये था मामला इसका, ठीक है। तो आर्टिकल 22 इज कंप्लीट। नाउ आर्टिकल 23, अब हम आर्टिकल 23 में चलते हैं। हो गया यहाँ तक क्लियर? चले आगे। अच्छा, मीसा एक्ट और ये कोफे पोसा दोनों, ठीक है, दोनों कर लो, लिख लो इसको फिर, मीसा एक्ट 1971, वैसे ड्यूरिंग इमरजेंसी भी इसका बहुत मिसयूज हुआ है। मीसा इसका फुल फॉर्म पहले है द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, फुल फॉर्म द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। ये क्यों आया था? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से बचने के लिए ऐसा किया गया था, कोई ऐसी चीजें आ जाएं तो आप ये इसके थ्रू आप उसे अंदर कर सकते हैं, रख सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अरेस्ट कर सकते, किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता, मतलब इसमें लिख लो, सो बाय द इंडियन पार्लियामेंट एंड इट वाज ड्रैकोनियन लॉ, इट वाज ड्रैकोनियन लॉ allowing preventive detention without trial to manage threats to national security
नेशनल सिक्योरिटी, और इसमें पावर दी गई थी पुलिस को कि आप किसी को उठा के ला सकते हो अगर आपको लग रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। इसलिए इसको हटाया गया कि आप भाई ऐसे कैसे एकदम से आप ऐसे कैसे कर लेते हैं, इसका पर्पज यही था। ठीक है। और ये खास करके बांग्लादेश में उस टाइम का मामला उठा था ना 1971 में, जब हमने अलग अलग किया इसको बांग्लादेश और पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ बांग्लादेश बना, उस टाइम पे खास करके इन चीजों को लेकर कि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला बढ़ रहा था, थ्रेट बढ़ रहे थे, उस टाइम पे ये चीजें मीसा एक्ट इसलिए लाया गया उस टाइम पर। ठीक है, उस टाइम पे हम लोगों का हुआ क्या, हाँ मोशन कॉन्फिडेंस भी किया, साथ ही साथ इन्होंने और भी देखो बहुत सारे एक्शन लिए, बहुत सारी इसमें डील हुई, और उसमें यह था कि भाई अगर हम इन चीजों को अब, लेकिन यहीं पर नुकसान भी किया, इसके बाद इमरजेंसी लग गई 75 में, 77 दो सालों के लिए। तो इसमें फिर 1971 1978 में से रिप्लेस किया कि भाई आप चलो ठीक है, वो सिचुएशन अलग थी 1971 में, क्योंकि उस टाइम पे हमने अलग किया, लोगों को बेघर किया, और हमने कहा कि भाई जिससे आना चाहता है इंडिया में आ सकता है, इस डेट तक हमने दे दिया, टाइम दे दिया। लेकिन उसमें यह भी था कि ऐसा ना हो अगर खतरा है उसमें, कोई ऐसा पर्सन उनके साथ आ जाए जो यहाँ पर एक प्लानिंग करे और देश को बर्बाद कर दे इंटरनली, तो इसलिए डिटेंशन उस टाइम पे ये मीसा एक्ट बनाया गया था कि मेंटेन करें इंटरनल सिक्योरिटी को। बाहर का तो हम देख रहे हैं, बाहर तो हमने अलग ही कर दिया, लेकिन इंटरनल भी देखें इस चीज को। और इसमें जो एक्ट आप बता रहे हो वो थोड़ा दूसरा मामला है, वो दूसरे मामले को लेकर उसमें बात कही गई। हाँ ये इस पे नहीं है, वो दूसरे मामले को लेकर उसमें हम डिस्कस करेंगे अभी। वो लॉ कानून बनाने की अलग बात थी उसमें। ठीक है, इसका पर्पज यही था बेसिकली, जो बांग्लादेश से पावर दी गई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, पुलिस फिर इन्होंने फोर्स को दिया कि भाई कोई भी चीज ऐसा हो, कोई हार्मफुल लगे तो आप उसे डिटेन करो, फटाफट करो। ठीक है, फिर इसका मिसयूज बहुत हुआ इमरजेंसी के टाइम पे। ड्यूरिंग इमरजेंसी मीसा वाज हैवली यूज्ड टू जेल थाउजेंड्स ऑफ पॉलिटिशियन अपोनेंट, जो अपोजिशन के पॉलिटिशियन थे, जर्नलिस्ट थे, उनको अंदर कर दिया गया इसमें, इंक्लूडिंग लीडर लाइक लाल कृष्ण अडवाणी हो, मोरारजी देसाई हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, सबको अंदर कर दिया गया जेल में। तो उस टाइम पे इसका यूज इस तरह किया गया था। ठीक है, सो ये था मामला इसमें, उसमें कोई ऐसा कहने की बात नहीं है। और अब आता है आपका एक दूसरा मैंने एक्ट बताया, कौन सा एक्ट था, कॉफे पोसा, है ना। तो कॉफे पोसा एक्ट देख लो, इसका भी थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, क्योंकि हाँ पढ़ रहे हो तो लिख लो इसको। इसको फुल फॉर्म वैसे लिख लो, इसे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। कंजर्वेशन of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act 1974। देखो इसका इसलिए है कि कोई लीगल इलीगल फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ना हो, किसी तरीके का नेशनल, जिससे नेशनल इकोनॉमी में नुकसान हो, और कोई ऐसी स्मगलिंग ना हो। ठीक है, जैसे कि आप कहते हो कि इलीगल एक्सचेंज क्या होता है सर, जैसे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विदेशी पैसा एफसीआरए के थ्रू आता है भारत, और फिर इसके बाद यहाँ हम उसे लीगल बनाते हैं, चीज़ें करते हैं, किस टाइप का पैसा आ रहा है यहाँ, किस टाइप में यूज़ किया जा रहा है, लोग क्या क्या मामले में, बहुत सारे एनजीओ क्यों बनाए जाते हैं इसी चीज़ को, कि पैसा ब्लैक का व्हाइट कैसे होगा, बाहर का पैसा कैसे यूज़ करें। वो एनजीओ कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, वो काम यही कर रहा है सिर्फ। स्मगलिंग अलग से हो रही है, स्मगलिंग के लिए भी है कोई भी चीज़ों का, ये इसके लिए बनाया गया था 1974 में। ठीक है, गेट इट, समझ आ गया। चलो अब 23 में चलते हैं, इसमें देखते हैं इसको। तो इसमें खास करके 23 की अगर हम बात करते हैं इसको, इसको इसके अंदर क्या है मामला, मामला है इसमें प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग beings and forced labor, राइट। ये तो आपने पढ़ा हुआ है सारी चीजें। यहां से आर्टिकल 23 ये बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में है, बेगर के बारे में है, लेबर के बारे में है। लेकिन आजकल बेगर भी एक जॉब हो गई है ना, बेगर की जॉब हो गई है। अभी इसका रिसेंटली मैं केस सुनाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि इनका मजाक उड़ाने वाली बात है, ये चीजें सोचने वाली बात है, लेकिन सोचने वाली बात है, मजाक उड़ाने की बात नहीं है। अभी एक आईएएस ऑफिसर ने लखनऊ में, उसने सोचा चलो अच्छा काम करते हैं, है ना, कुछ अच्छा करते हैं,
और ये जो जितने लोग भिखारी हैं इन्हें हटाते हैं, इन्हें कुछ अगर यहाँ से इनके कुछ नहीं है रहने वहने का, तो इन्हें कुछ गवर्नमेंट के जो बन रहे हैं घर कॉलोनी वहां पर देते हैं इनको, और इनको किसी ना किसी एनजीओ के थ्रू इन्हें जॉब या कुछ ऐसा इन्हें करवाते हैं, किसी भी काम में लगाते हैं, या कोई ऐसा बना लेते हैं कुछ ऐसा। जब वो गए सर्वे किया गया तो कई लाख लोग निकले। एक तो उसने लखनऊ बस एरिया में बहुत सारे लोग निकले, और उतने एरिया में ही एक और चीज हुई कि जब उनसे कहा गया कि आपको घर दिया जाएगा, इतनी सैलरी दी जाएगी, आप चलो, तो कह रहे इतने में क्या होगा हमारा। मतलब वो कह रहे हैं 60,000 तो हम वैसे कमा लेते हैं। अरे रियल है, कितना 2-3 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी नहीं है, अभी की बात है। तो उन्होंने कहा कि सर हमें हमें इतना नहीं चाहिए पैसा, 15-20 हजार में हमारा क्या होने वाला है। मैं डेली का 2 से 3 हजार तो मैं डेली कमाता हूँ, 15-20 हजार में क्या होगा मेरा। तो ये हम नहीं छोड़ सकते, और आप अपना काम देखिए। मतलब उस आदमी ने अच्छा करने की कोशिश की, वो नहीं। हमारे देश में ऐसा भी चल रहा है, इस मामले का ऐसा है। तो खैर इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं, इसमें आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये क्या प्रोहिबिट करता है? प्रोहिबिट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, beggar and other similar exploitative practices. The violation are punishable by law. Violation of punishable by law. अगर इनका वायलेशन हो रहा है कुछ, तो लॉ उन्हें क्या देगा? पनिश करेगा। एंड प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम बोथ स्टेट एंड प्राइवेट एक्शंस। और ये हमें फंडामेंटल राइट 23 हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है स्टेट से और प्राइवेट एक्शन से भी। ना ही प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट को उन्हें तकलीफ दे सकता है, इसलिए दुकान उकान वाले उन्हें मार नहीं सकते, कुछ ऐसा नहीं कर सकता। और ना ही कोई गवर्नमेंट स्टेट ऐसा उनके अगेंस्ट कर सकती है कुछ ऐसा। उनसे सभी से प्रोटेक्शन देता है ये आर्टिकल 23। लेकिन ट्रैफिकिंग का है मामला, ध्यान से समझना। तो क्यों सपोर्ट ये इसका, इसको बचाने की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये इसका 23 सेकंड नंबर की बात करें, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। Traffic in human being include practices such as slavery, Devdasi system, and immoral trafficking laws like Immoral Trafficking Prevention Act 1956 बनाया गया था इसमें। ठीक है, तो क्या किया आपने, कहां तक लिख लिया इसको? देवदासी सिस्टम, इमोरल ट्रैफिकिंग लॉज लाइक इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 एड्रेस दीज इश्यूज। ठीक है। फोर्स लेबर क्या होते हैं बेटा? डू यू नो अबाउट द फोर्स लेबर? फोर्स लेबर, फोर्स लेबर वो होता है जो आपके वेजेस जो तय हैं उनसे जबरदस्ती कम वेजेस में काम कराना, जबरदस्ती काम कराना, धमकी देकर काम कराना। जो अभी नोएडा वाला केस इसमें एग्जांपल में लिख सकते हो इसमें। ठीक है, इस चीज को लेकर आते हैं। सो फोर्स लेबर इंक्लूडिंग वर्क अंडर द कोर्सियन फॉर आर, या कह सकते हैं फॉर वेजेस बिलो द मिनिमम स्टैंडर्ड, जो भी है उसका उससे कम में, इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, इसीलिए इसके लिए एक बाउंडेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 के तहत इसमें एक्शन लिया जा सकता है आपके। एंड मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत भी एक्शन लिया जा सकता है इसमें। वो एक्शन नहीं होता वो अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेप्शन। इसमें कुछ एक्सेप्शन केसेस है। दैट इज द स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पज। The state can impose compulsory service for public purpose, like military services, but without discrimination, based on religion,
विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट और क्लास, कास्ट और क्लास। ठीक है। अब आर्टिकल 24, आर्टिकल 24। अब आपको एक काम है, आर्टिकल 24 एक बार खुद से पढ़ना, ठीक है। लक्ष्मीकांत है तो लक्ष्मीकांत से, या आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो एनसीईआरटी से। फिर 25, 27, 28, ये पूरा का पूरा, क्योंकि कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। मतलब मैं एक्ट तो सारे बता दूंगा, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस के लिए हम अलग, भले ही एक दो दिन और लगेगा, लेकिन वो स्पेशल केसेस अलग हैं, वो इसके नहीं है केसेस, उसके लिए मैं नहीं कहूंगा ऐसा कुछ ऐसा रहेगा। लेकिन कल ये कंप्लीट हो जाए, कल हम इसको रखेंगे 2 घंटे के लिए, 2 घंटे क्लास में 2.5 घंटे में हो जाए कंप्लीट। कल कंप्लीट करके परसों छुट्टी रहेगी सभी की। अच्छा, आपकी नहीं रहती है, वो अलग बात है। संडे तो मैं बिजी रहूंगा इसमें, संडे को मेरे ऑफिस की पूजा है इस बार, अभी हम ओपन कर रहे हैं ना ऑफलाइन जो दिखाया था, सो वो सारा बन रहा है, तो उसका इनॉग्रेशन तो नहीं है, पूजा है, फिर इसके बाद इनॉग्रेशन तो 15 के बीच में होगा। तो उस पूज यहीं दिल्ली में नया मेंटोरशिप ऑफिस, हाँ हाँ, क्लासरूम ये सभी बनवाया है ना जस्ट। ये देखो अभी दिखाते हैं, अभी सब चल रहा है, उसी का काम चल रहा है। तो दिखाते हैं दिखाते हैं, तो अब काम तो देखो करना ही पड़ेगा ना हमें भी, अपना कुछ तो करना ही है। अभी बड़ी मुश्किल से तो मैंने वहां से, ये कहो कि कुछ चीजें मिली हैं, अभी कुछ तो नहीं मिला है। और ये आज यानी कल तक ये रेडी हो जाएगा हमारा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखते जाओ, धीरे धीरे चीजों को पता चलेगा। क्योंकि कल के दिन आपको भी आना है यहीं। तो ये तो भला अभी इतना है, सिर्फ मेंटोरशिप ऑफिस है, क्लासरूम हमारी दूसरी जगह बन रहा है। ये सिर्फ मेंटोरशिप ऑफिस है जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ मेंटोरशिप।